जी स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 की ही बात करेंगे। कल मैंने एक एक नंबर के एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक सारे आप लोगों को समझाए थे। आज आगे बढ़ाते हैं उसको, एक एक नंबर के और हम सवाल देखते हैं। कुछ दो दो नंबर के सवाल सेक्शन बी को भी आज देखने वाले हैं। तो ध्यान से सभी बच्चों से शेयर कर दिया करो। क्लास 10th के जो मॉडल पेपर्स यहाँ पर चल रहे हैं, सभी क्लास 10th के स्टूडेंट से शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग अच्छे सीख सकें। और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट जरूर करके बता दें। चलिए देखिए, कुछ सवाल हमारे कल फिलिंग द ब्लैंक्स में दो सवाल हमारे रह भी गए थे ना। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। इफ द सरफेस पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। भाई सरफेस पेरीमीटर का क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझना। ये हमारा क्या होता है, एक क्यूब मैं बना लेता हूं सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, ये क्यूब मैंने बना लिया। अब सरफेस का मतलब होता है कि भाई कोई भी एक सरफेस, जैसे मैं ये वाला सरफेस चार उठा लेता हूं ऐसे यहां से, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये एक स्क्वायर की तरह काम कर रहा है क्योंकि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ये एज ए स्क्वायर के जैसे काम कर रहा है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा ना, वो कितना होगा, 4a होता है। ए को चार बार जोड़ दीजिए, बराबर में है 28। तो ए बराबर हमारे पास सिंपल सा कितना आ जाएगा, 4 7 28। मतलब यही पूछा गया था इस सवाल में। इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन। अगर आपको मीडियन और मोड दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए 3 मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मोड। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है मीन मीडियन मोड का। तो एक सेकेंड थोड़ा सा, है ना, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जो हमारे बुक में आई थिंक नहीं है ये। मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, हाँ देखिए क्या होता है, 3 मोड नहीं होता है, वो मोड होता है। मोड इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 3 मीडियन - 2 मीन। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये सवाल है। देखिए मोड हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। मीडियन हमें कितना दे रखा है, 10। 10 को 3 से करेंगे तो 30 आएगा, माइनस में 2 मीन हमारे पास में है। अब ये उधर ले जाइए और ये इधर ले आइए। ठीक है, इस 2 मीन को उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा, 12 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आएगा, देखिए 2 मीन बराबर मेरे पास आएगा 30 - 12। 30 में से 12 गई, हमारे पास बचेंगे 18। तो 2 मीन बराबर हमारे पास 18 है। तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल आने की सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार है, ये वाला सवाल। ठीक है, एक्सरसाइज एक से ऐसे सवाल, प्लस वाले सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, शो दैट 2 + √5 इज ए इररेशनल नंबर। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट 2 + √5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहला काम यही करना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हम मान लेते हैं। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो यहां तक मैं कर सकता हूं इसको कि भाई 2 + √5 को पी अपॉन क्यू हम लिख सकते हैं। आगे लिख भी देना है इसमें, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जो पी और क्यू है यहां पर वो क्या है, इंटीजर्स है हमारे पास में, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अंडर रूट वाले जो टर्म्स है वो एक साइड रख लीजिए और इंटीजर्स को एक साइड ले आइए। यहां पर √5 तो इस साइड रहेगा, पी अपॉन में क्यू -2 एक साइड में आ जाएगा। अब आप जानते हैं, एज वी नो दैट एज वी नो दैट अंडर रूट जो 5 है इज ए इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, ठीक है। एंड पी अपॉन में क्यूब -2 इज रैशनल पार्ट। आपको पता है रैशनल में से अगर मैं रैशनल को भी माइनस कर दूंगा ना, तो वो रैशनल ही बचेगा। तो अब आप देखिए कि ये इरेशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो मैं यहां पर लास्ट में लिखूंगा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, रैशनल जो नंबर है इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये आपको ध्यान रखना था, इरेशनल नंबर। सो नेक्स्ट हम देख लेंगे, our assumption is wrong, our assumption is wrong, assumption was wrong लिख दीजिए, was wrong। 2 + √5 is a irrational
नंबर, ये हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन पूरा आप लोगों को लिखना है इस सवाल में, बस कुछ करना नहीं है, इर्रेशनल पार्ट्स को अलग कर लीजिए, रेशनल पार्ट्स को अलग कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसी टाइप के सवाल आने की चांस इस बार सबसे ज्यादा है। तो ये सेक्शन बी का पहला सवाल था हमारा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एक और सवाल, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को भी, इसमें नंबर ऑफ जीरो, जो सवाल आपके एग्जाम में भी आने वाला है डेफिनेटली। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें दे रखा है ये। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड है। एक तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, श्रीधराचार्य वाला। एक हमारे पास मेथड होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि तोड़कर, स्प्लिट मेथड। ये दो मेथड्स मेरे पास में है। तो देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पहले नंबर को और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणा माइनस का 15, कितना आ जाएगा, माइनस का 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए कि माइनस 2x को मैं कैसे ब्रेक करूं कि उनको गुणा करने पर तो हमारे पास कितना आ जाए, 15 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2x आ जाए। तो आपको पता है 15 को मैं 5 और 3 के पेयर में तोड़ सकता हूं, बट यहां पर माइनस में आंसर चाहिए, इसलिए मैं 5x को तो माइनस में लूंगा और 3x को प्लस में लूंगा और माइनस 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को एक पेयर बना लो, इन दोनों को एक पेयर बना लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचेगा, x-5, प्लस में 3 हमारे पास आ जाएगा, ये भी बचेगा x-5। अब मेरे पास आ गया है x-5 और दूसरा फैक्टर आ गया है x प्लस में 3। अब जैसे ही फैक्टर आपके पास आते हैं आप आराम से जीरो निकाल सकते हैं, दोनों फैक्टर के बराबर में जीरो रख के। तो x-5 बराबर जीरो है तो x आ जाएगा 5, और x प्लस 3 बराबर जीरो है तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप दोनों में से कोई मेथड लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, उससे भी आप x के मान निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई होता है 2a, ये आप लोगों को याद रखना है। अब एबीसी क्या होता है, ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, और जो सिंगल नंबर होता है वो सी होता है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। भाई दो रेल हैं, एक तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 2y और बराबर में 4 लिख लेता हूं, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस में 4y और बराबर में 12 लिख लेता हूं। विल द रेल इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हमें ये बताना है तो हम x और y का मान निकाल कर यहां पर बता देंगे, अगर x और y का कुछ मान आ गया तब तो इंटरसेक्ट करेंगे, और कुछ भी मान नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। अब आप पहले तो इसमें देख लीजिए एक्स वाई के मान आएंगे, एक सॉल्यूशन आएगा जब तो इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए आप यहां से ध्यान से देखिएगा, देखो x हमारे पास क्या है, मैं इसको ना अलग अलग तरीके से वैसे कर सकता हूं इस सवाल को, बट आप x को 2 से गुना कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को, ताकि मैं x बराबर कर दूं। तो ये आएगा 2x 4y, और बराबर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये इक्वेशन में ऐसे की ऐसे रहने देता हूं, बराबर में 12 आ जाएगा। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं माइनस कर सकता हूं सबको, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इधर जीरो आ गया, इधर -4। आप खुद दिमाग लगाइए कि इसमें x और y कोई सा भी वेरिएबल नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है मतलब ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, सिंपल सा हिसाब है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई कि एपी में है ना, अगर एपी खत्म हो रही है लास्ट नंबर, उसके बाद में डैश 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 नहीं है, तो ऐसे समझ लेना कि वो जो नंबर है वो लास्ट टर्म हमें दिया गया है, ए एन दिया गया है, अगर इसके बाद में कुछ भी नहीं है। और अगर ये 205 नहीं होता, सिर्फ डैश 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 होता, इसका मतलब क्या हो जाता कि ये हमारा ए एन नहीं दिया गया है, वैसे नंबर दिया गया है। पहला नंबर हमेशा ए होता है, मतलब ए हमारा 7 है। डी क्या होता है, दो नंबर का डिफरेंस, यानी कि 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। हमें क्या निकाल के बताना है, एन निकाल के बताना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए एन वाला, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर 205 रख दीजिए, ए 7 है, प्लस एन माइनस 1 सेम रहेगा, डी की वैल्यू 6 रख दीजिए, ये आ जाएगा 205, 7 प्लस में 6, एन माइनस 6 गुना कर दिया, 7 में से 6 गया, एक बचेगा, ये एक इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब 204 बचेगा 6n बराबर। तो n बराबर हो जाएगा 204 बटे 6, 6 दिया 18, 6 चौके 24, मतलब n का जो आंसर इस सवाल में आएगा वो 34 आंसर मेरे पास आएगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन द फिगर ई एफ, भाई देखो सिंपल सी बात है, कल भी ऐसा एक सवाल मैंने प्रीवियस मॉडल पेपर में बताया था, इसमें भी ये सवाल आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगने वाली है। वो क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो बीच में जो भुजाओं के बिंदुओं के भुजाओं पर जो बिंदु होते हैं दो ई और एफ, उनको मिलाने वाली रेखा अगर बेस के पैरेलल होती है, तब जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ए ई बटे बीई, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, ए एफ बटे में एफ सी के बराबर होने वाला है। एई और बीई का रेशियो पहले से ही दे रखा है 4/1। एएफ हमें नहीं दे रखा है, एएफ निकालना है, मैं एएफ को सेम रख लेता हूं। और सीएफ हमें दे रखा है 1.5। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। एएफ बराबर आ जाएगा 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, मतलब 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था इसलिए 60 का मैंने 6 लिख लिया यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया, बीपीटी थ्योरम से इस आंसर को हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, देखिए चलो ये हमने देख लिया है। अगला सवाल देखिए, इन व्हाट रेशियो, देखो जब भी रेशियो वाला सवाल आता है, मैंने आपको बोला था कि बहुत आराम से आप के रेशियो 1 लेट कर लिया करो हर एक सवाल में। मान लो ये ए है, ये बी है और ये कोई पॉइंट पी है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 7 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब ये पॉइंट है डिवाइड करने वाला, किसको पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है, 11 8 और 1 और 3, ये हमारा बी पॉइंट है। तो हमें बताना है कि यहां पर ये जो M1 M2 है ना, इसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहला काम, लेट रेशियो बी के रेशियो 1। तो के रेशियो 1 मानते ही M1 का मान तो के आ गया, M2 का मान हमने 1 मान लिया। X1 X2 आपको पता है, ये होंगे X1 Y1, ये होगा X2 Y2। तो X1 है 11, X2 है 1, ऐसे ही Y1 है 8 और Y2 है 3। और ये जो पॉइंट डिवाइड करता है ना, ये हमारा X और Y होता है, जिसका हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जिसका आंसर हम निकालते हैं। तो X को कैसे निकाला जाता है, ये जो X पॉइंट है इसको निकालते कैसे हैं, M2 X1 प्लस M1 X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और ऐसे ही Y को कैसे निकाला जाता है, M2 Y1 प्लस M1 Y2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब x का मान कितना दिया गया है, 7 हमें पहले से दिया गया है। M2 हमारे पास कितना है, 1। X1 हमारे पास है 11 प्लस M1 हमारे पास है k, X2 हमारे पास है 1 और नीचे आ जाएगा k प्लस 1। अब इसी से मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूंगा। 7 को कैसे करेंगे, 7 के आएगा प्लस में 7 आएगा, इधर आ जाएगा 11 प्लस k। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, कितना बचेगा मेरे पास में, 7 के में से 1 के चला गया, 6 के बचेगा, 11 में से 7 गया 4, तो के बराबर आ जाएगा 4/6, मतलब 2/3। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा ना वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। 2 रेशियो में 3 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो बहुत इजी सवाल है, जब भी रेशियो आपको पूछा जाता है के रेशियो 1 लेट कर लेना उसको। अगला सवाल टेबल बेस्ड सवाल है, सीधा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30। अब ये टेबल बेस्ड सवाल है, कमेंट करके मुझे जरूर जरूर से ये सवाल आप बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है, वैल्यूज रखिए, आंसर बता दीजिए, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम ए 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज इज 30 डिग्री, हाउ मच द डिस्टेंस विल द बोट हैव टू ट्रेवल टू रीच अंडर द ब्रिज। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझेंगे तो सवाल डेफिनेटली आएगा आप लोगों को। सवाल हमारा क्या है, देखिए एक ब्रिज में मान लेता हूं कि ये एक मेरे पास ब्रिज है और इधर से कोई बोट हमारे पास ये चल के बोट आ रही है, ठीक है, ये बोट हमारे पास आ रही है, ये हमारा पानी का लेवल हो गया। इस ब्रिज के पास आने से, यार ब्रिज का जो हमें क्या बोल रहा है, देखिए ब्रिज का जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो मतलब हमें ये वाला एंगल भी 30 होगा। मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज की हाइट हमारे पास कितनी है, 20 मीटर हाई है। तो आपको बताना है कि यहां से यहां की दूरी क्या होगी। अब आप खुद चेक कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan 30 का मैं बहुत आराम से यूज कर सकता हूं 20 अपॉन में, इसको अगर मैं नाम भी देता हूं ABC, तो 20 अपॉन में BC आ जाएगा। tan 30 1/√3 होता है, 20 अपॉन में BC, तो BC का मान सिंपल सा इस सवाल में क्या आ जाएगा, 20/√3। तो बिल्कुल इजी सवाल था, हार्ड सवाल नहीं था। इफ द टेंजेंस TA एंड TB, मतलब T हमारा क्या है, एक बाह्य बिंदु है, सिंपल सी बात है। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं।
ये हमारा सर्किल हो गया, ये पॉइंट टी हो गया, एक यहां से हमारे पास टी ए आ रहा है और एक यहां से टी बी आ रहा है, मतलब कि ये ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ है, यहां से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, यहां तक आपने काम कर लिया। विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड एंड एंगल 70, मतलब ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ए ओ बी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो बहुत आसान सवाल हो गया ये। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जो टेंजेंट होती है ना, वहां से हमेशा सेंटर से 90 डिग्री बनेगा। मतलब इस सवाल में एंगल ओ ए टी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन कंडीशंस में। और ऐसे ही ओबीटी कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ऐसे ही ए बी ए टी बी, यानी कि ए टी बी, ये हमारे पास कितना डिग्री है, 70 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला करना है। अब चूंकि हमें पता है ओ ए टी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ये क्वाड्रिलेटरल है। और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ये सारा मिला के कितना होगा, 360। अब तीन एंगल हमें पहले से दे रखे हैं, तो एंगल ओ डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 माइनस, इसमें से ये आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस, ये 90 90 180 और 270 250 मेरे पास आएगा। और 250 जब जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 110, यानी कि बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन बी था, जहां दो दो नंबर के सवाल आपको हर एक्सरसाइज से आते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर सी को देखेंगे, जो 3 नंबर के सवाल है। देन सेक्शन नंबर डी को देखेंगे, जिसमें 4 नंबर के सवाल है। तो हर एक सवाल आप खुद से भी सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं। शेयर सभी से कर देना और बिना स्किप करे देखा करो, ताकि अच्छे से आप लोग सारी चीजें समझ सकें, अपने सारे डाउट्स को आप कमेंट कर सकें। जय हिंद।